Hi everyone, welcome to Sinshia Brindi, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स एंड जीके 2022 के 19th एपिसोड में स्वागत है। ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर एपिसोड्स है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। आपका आईसीआर जेआरएफ एग्जाम है, आईसीआर एसआरएफ, आईसीआर नेट का एग्जाम है, पीएचडी का एग्जाम होता है आपका, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम है, इफको, एजीटी, आपका एडीओ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, एएसआरबी एओ का एग्जाम है, नाबार्ड, एफसीआई, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर के एपिसोड्स हैं। अभी 2022 में आज का जो एपिसोड है हमारा 19th एपिसोड है, राइट। तो इसमें जो भी हम दूसरे वीडियोस है हमारे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, हॉर्टिकल्चर है, ये दूसरे जो हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं डिटेल में इन ब्रीफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रिंडी। तो आज के डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, पीएम प्रणम स्कीम विल बी इंट्रोड्यूस्ड विद द एम ऑफ, जो पीएम प्रणव स्कीम है वो लॉन्च की जाएगी ठीक है, रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि जो पीएम प्रणव स्कीम है वो लॉन्च की जाएगी। तो जो पीएम प्रणव स्कीम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, टू एनहांस द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो पीएम प्रणव स्कीम है, राइट, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, एक तो ये होगा कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी का बर्डन है उसको कम करना, राइट, टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। और दूसरा, जो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है उसको भी कम करना, राइट, टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि बोथ ए एंड बी जो राइट आंसर है। एक तो सब्सिडी कम करना और उसका यूज भी कम करना केमिकल फर्टिलाइजर्स का, राइट। आप देख सकते हैं कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बाय इंसेंटिवाइजिंग द स्टेट्स, the union government plans to introduce a new scheme, PM Pranam scheme, right? जो PM Pranam scheme है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छी स्कीम है टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। हमें पता है कि हमारे देश में कंटिन्यूसली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज जो है कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो उससे हमारी जो सॉइल है उसकी हेल्थ हार्म हो रही है, जो हमारी हेल्थ है उसके लिए भी हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारी सॉइल यानी कि हमारी अर्थ के लिए भी हार्मफुल है, राइट। तो इसलिए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है। तो जो पीएम प्रणव स्कीम है विच स्टैंड्स फॉर पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर द एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो जो पीएम प्रणव स्कीम है, अगर आपको ये पूछ ले कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो दैट स्टैंड्स फॉर पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। ओके, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया इसकी फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट इज, ये जो स्कीम है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। अभी हमें पता है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जाती है, तभी ये एस्टिमेट किया गया है कि जो 2022-23 में, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो बर्डन है कितना बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू Rs 2.25 लाख करोड़ इन 2023। 2022-23 में 2.25 लाख करोड़ का हो जाएगा जो हमारा सब्सिडी बर्डन होगा, राइट। तो विच इज 39% हायर है, जो कि अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 39% का इंक्रीज हुआ है जो सब्सिडी हमें देनी पड़ेगी केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर में कितना था? 1.62 लाख करोड़ था, राइट। सो ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द कंट्री, तो जो हमारे देश में जो केमिकल फर्टिलाइजर जो नॉर्मल फर्टिलाइजर्स हैं उसकी जो डिमांड है कंटिन्यूसली बढ़ी है। ओवर द पास्ट 5 years द ओवरऑल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन द सब्सिडी हैज आल्सो इंक्रीज्ड। तो इसलिए जो गवर्नमेंट हमारी सब्सिडी देती है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए किसानों को या स्टेट्स को, तो वो भी बढ़ी है, राइट। तो जो हमारा एक्सपेंडिचर है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर वो बढ़ रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, राइट। तो जो टोटल रिक्वायरमेंट है 4 फर्टिलाइजर्स, जो मेन 4 फर्टिलाइजर्स हैं, जैसे कि यूरिया हो गया आपका, डीएपी डाइमोनियम फॉस्फेट हो गया, म्यूरेट ऑफ पोटाश हो गया, एनपीकेएस यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम हो गए, ठीक है। तो इनका जो यूज है, इनकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ी है। वो कितनी बढ़ी है? तो आप देख सकते हैं कि जो पिछले 5 साल में 2017-18 से लेके, ठीक है, 2021-22 में जो
ये मेन 4 फर्टिलाइजर्स हैं, राइट, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है कितना बढ़ी है, 21% का इंक्रीज हुआ है इनकी रिक्वायरमेंट में, राइट। तो आप देख सकते हैं कि डेट इज फ्रॉम 528.86 लाख मीट्रिक टन से लेके कितना हो गया, अब रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए हमें, 640.27 लाख मीट्रिक टन चाहिए अब हमें, ये जो 4 केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं हमारे, राइट। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है हमारे देश में, राइट। तो नेचुरली जो सब्सिडी दी जाती है उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, राइट। इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन द यूनियन बजट 2021-2022 2021-22 का जो यूनियन बजट पेश किया गया था, तो उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट हैड बजटेड एन अमाउंट ऑफ Rs 79,530 crore rupees which increased to Rs 1.40 lakh crore in the revised estimate। तो जब रिवाइज एस्टीमेट पेश किए गए तो उसमें 1.40 लाख करोड़ का जो अमाउंट रखा गया इसके लिए, सब्सिडी के लिए, राइट। हाउएवर द फाइनल फिगर ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, जबकि जो फाइनल फिगर थी, जो फाइनल सब्सिडी दी गई फर्टिलाइजर के ऊपर, वो कितनी पहुंच गई, दैट वाज 1.62 लाख करोड़ इन 2021-2022। तो 2021-22 में जो कितने अमाउंट का फर्टिलाइजर सब्सिडी पे एक्सपेंडिचर हुआ, 1.62 लाख करोड़। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा 2022-23 का, उसमें गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं Rs 1.05 लाख करोड़, ठीक है। बट जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो सब्सिडी फिगर है दैट कुड क्रॉस द मार्क ऑफ 2.25 लाख करोड़ ड्यूरिंग दिस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में कितना हुआ, 21-22 में 1.62 लाख करोड़, और अभी ये एस्टिमेट किया गया है कि 2022-23 में कितना हो सकता है, 2.25 लाख करोड़ हो सकता है इस साल, राइट। इसलिए जो पीएम प्रणव स्कीम है, यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट, विच सीक्स टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड दैट विल लाइकली रिड्यूस द बर्डन ऑफ एक्सचेकर, राइट। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज जो है उसको हम कम करेंगे, उसके मुकाबले जो हम अल्टरनेट नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज करेंगे और केमिकल फर्टिलाइजर के यूज को रिड्यूस करेंगे, तो नेचुरली जो हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है वो भी कम होगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हम अपना एक्सचेकर जो है उसको सेव करके रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पीएम प्रणव स्कीम है that is also in line with the government's focus on promoting the balanced use of fertilizers और alternative fertilizers in the last few years, right। तो गवर्नमेंट का ये भी एक मोटिव है कि हम बैलेंस यूज करें फर्टिलाइजर्स का, या दूसरे नेचुरल फर्टिलाइजर जो है, नेचुरल अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको हम ढूंढें, उनका यूज करें, राइट। So it is learned that top officials of the Union Ministry of Chemicals and Fertilizers which raised the idea of PM Pranam, ये जो PM Pranam स्कीम का जो आइडिया है, ठीक है, ये कहाँ पे आया, ये आया जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कौन सी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रवि कैंपेन, कब, 7 सितंबर को इस ईयर 2022 में हुई। तो उस कॉन्फ्रेंस में ये आइडिया जो PM प्रणव स्कीम का जो आइडिया है ये प्रपोज किया गया है, राइट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICR with its National Agricultural Higher Education Project NAHEP and Crop Science Division launched the hackathon dash on the promoting speed breeding for crop improvement। अभी रिसेंटली आपने देखा इन द मंथ ऑफ सितंबर जो ICR है उसका जो नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, नाहिप का जो प्रोजेक्ट है, और जो क्रॉप साइंस डिवीजन ICR का, उन्होंने मिलके एक हैकेथन लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, स्पीड ब्रीडिंग फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए। तो उस हैकेथन का नाम क्या है, कृतज्ञा 3.0, कृतज्ञा 2.0, स्पीड ब्रीड 1.0 या नन। तो इसका राइट आंसर है आपका ए, कृतज्ञा 3.0, राइट। आप देख सकते हैं कि न्यू हैकेथन जो है वो लॉन्च किया गया, अनाउंस्ड ऑन द स्पीड ब्रीडिंग फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट, राइट। जो ICR है विद इट्स नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट नाहिप एंड जो क्रॉप साइंस डिवीजन है ICR का, उन्होंने मिलके दे आर ऑर्गेनाइजिंग ए हैकेथन 3.0, ठीक है, दैट इज कृतज्ञा ऑन द प्रमोटिंग स्पीड ब्रीडिंग फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो मतलब इसमें जो डिफरेंट न्यू आइडियाज हैं, इनोवेटिव आइडियाज हैं, वो लिए जाएंगे कि कैसे हम एक फास्ट वे में अपनी क्रॉप इंप्रूवमेंट को कर सकते हैं, राइट। सो टेकिंग फॉरवर्ड द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी थ्रू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये जो प्रोग्राम है दिस विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, जो भी एंटरप्रेन्योर है, हमारे इनोवेटर्स हैं, या दूसरे जो भी
हमारे एग्रीकल्चर में या दूसरी स्कीम्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी के लिए टू शो केस इनोवेटिव अप्रोचेस एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस टू प्रमोट द इनोवेशन फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट, कि वो ऐसे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लेके सामने आए कि जिससे कि हम अपनी क्रॉप इंप्रूवमेंट को एक फास्टर वे में इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। तो जो अगर हम कृतज्ञ की बात करें, जो कृतज्ञ 3.0 है, जो कि लॉन्च किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया फॉर स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, राइट। कृतज्ञ 3.0 ऑन स्पीड ब्रीडिंग फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो अगर हम कृतज्ञ को एक्सपेंड करें तो कृतज्ञ का क्या फुल फॉर्म हो जाता है हमारा, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। KRI, इसमें जो KRI का मतलब है, KRI का मतलब है कृषि, मीनिंग एग्रीकल्चर। फिर आगे आप देख सकते हैं TA का मतलब है फॉर तकनीक, TA का मतलब है तकनीक, जिसका की मतलब है टेक्नोलॉजी। एंड GYA गया, ठीक है, GYA का मतलब है ज्ञान, मीनिंग नॉलेज। तो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, राइट। Next is the first advanced estimates of production of major kharif crops for 2022-2023 have been released by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, and the food grain production of -million tons is estimated in the kharif season. अभी रिसेंटली इन द सितंबर मंथ 2022 में जो फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का फॉर द खरीफ सीजन, राइट, वो रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट फॉर द ईयर 2022-2023 जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है इन द खरीफ, वो कितनी एस्टीमेट की गई है? इसका राइट आंसर है आपका ए, 149.92 मिलियन टन। ये सिर्फ खरीफ की है, ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं है, ओनली खरीफ की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, राइट। 2022-23 का जो एस्टीमेट है, फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट, इसमें आप देख सकते हैं कि एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट जो भी रिलीज किया गया है, जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है मेजर खरीफ क्रॉप्स की फॉर द 2022-23 वो इस तरह से होगी। जैसे कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितनी एस्टिमेट की गई है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में फॉर द ईयर 2022-2023 149.92 मिलियन टन। उसमें अगर हम राइस की बात करें तो 104.99 मिलियन टन, न्यूट्री कोर सीरियल की बात करें तो 36.56 मिलियन टन, और मेज की बात करें तो इसकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन एस्टिमेट की गई है 2022-23 के लिए 23.10 मिलियन टन। और इस तरह टोटल पल्सेस की बात करें तो 8.37 मिलियन टन, जिसमें कि हम तुर की बात करें तो 3.89 मिलियन टन है। ऑयल सीड की बात करें तो ऑयल सीड की जो एस्टिमेट की गई है 23.57 मिलियन टन। उसमें अगर हम देखें तो ग्राउंडनट का 8.37 मिलियन टन, सोयाबीन की बात करें तो 12.89 मिलियन टन, राइट। उस तरह कॉटन की अगर हम बात करें तो डेट इज 34.19 मिलियन बेल्स, और एक बेल कितना होता है कॉटन में? 170 kg का होता है कॉटन के केस में, राइट। जूट एंड मेस्टा की बात करें तो 10.09 मिलियन बेल्स, और जूट एंड मेस्टा के केस में एक बेल कितना होता है? 180 kg का होता है, राइट। शुगर कैन की बात करें तो उसकी भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन एस्टिमेट की गई है 465.05 मिलियन टन की, राइट। तो एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट फॉर द 2023 जो कि खरीफ का एस्टिमेट है, जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी होगी? 149.92 मिलियन टन। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से, which is higher by 6.98 million ton than the average food grain production of previous 5 years। जो हम पिछले 5 साल की जो एवरेज फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात करें तो उसके मुकाबले 6.98 मिलियन टन जो है वो ज्यादा होगी इस साल की जो खरीफ की फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कौन चेयर करता है? प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, राइट। They have approved the disposal of चना यानी कि ग्राम to the states या union territories at the discounted rate to be utilized for the various welfare schemes from the stock of pulses procured under। अभी रिसेंटली जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको चेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूव कर दिया है किस चीज के? डिस्पोजल ऑफ चना, ग्राम के डिस्पोजल के लिए किसको? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दिया जाएगा, राइट, फॉर द डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स के अंडर, राइट। तो ये जो चना जो है, ग्राम जो है प्रोक्योर किया गया है, ये कौन सी स्कीम के अंडर जो है इसको स्टॉक किया गया है, राइट? प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है आपका डी, बोथ ए एंड बी। तो जो चना जो है, ठीक है, जो प्रोक्योर किया गया है अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, ठीक है, जो कि इसको यूज कर सकेंगी फर्दर इन द डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स में।
इसमें आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, दे हैज अप्रूव्ड द डिस्पोजल ऑफ चना टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एट द डिस्काउंटेड रेट पे उनको चना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो कि वो डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें इसको यूज कर सकें। जैसे कि अगर हम बात करें तो ये जो चना जो है वो प्रोक्योर किया गया था प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर, राइट। तो इस स्कीम में ये अप्रूव किया गया है कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं उनको जो चना दिया जाएगा लगभग कितना, लगभग 15 लाख मीट्रिक टन ऑफ चना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी को। किस रेट पे, एट द रेट ऑफ 8 रुपीज पर केजी के, राइट। तो 8 रुपीज पर केजी के हिसाब से जो चना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स के यूनियन टेरिटरीज को, वो आगे इसको डिफरेंट स्कीम्स में यूज करेंगे, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मिड डे मील स्कीम हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीडीएस सिस्टम हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, जो भी डिफरेंट स्टेट्स में ये डिफरेंट वेलफेयर स्कीम चल रही है उसमें ये इसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और ये जो स्कीम है दैट विल बी वन टाइम डिस्पेंशन फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स और टिल कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक ऑफ चना विच एवर इज अर्लियर। तो इसमें जो टोटल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 15 लाख मीट्रिक टन ऑफ चना जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फॉर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो अगर पहले ही अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो वो स्कीम तब तक चलेगी, राइट। मतलब विच एवर इज अर्लियर, इधर 12 मंथ है और तब तक कंप्लीट डिस्पोजल नहीं हो जाता है हमारे 15 लाख जो स्टॉक रखा गया है। और इस काम के लिए जो गवर्नमेंट है दैट विल स्पेंड 1200 करोड़ रुपीस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज डैश इज टेकिंग अ पायलट प्रोजेक्ट for end-to-end digitalization of किसान क्रेडिट कार्ड lending to simplify rural finance, राइट। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है फॉर द डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग टू सिंप्लीफाई रूरल फाइनेंस, राइट। इसका राइट आंसर है आपका सी, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड लेंडिंग, ठीक है। जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो लेंडिंग दी जाती है फार्मर्स को, राइट, तो उसकी डिजिटलाइजेशन के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये जो पायलट स्कीम है, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक पायलट प्रोजेक्ट है दैट वाज डेवलप्ड बाय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है उनके द्वारा ये डेवलप किया गया है, राइट। और ये डिसीजन जो है इट हैज बीन टेकन टू एलिमिनेट द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद रूरल फाइनेंस इन इंडिया। तो जो भी इसमें जो चैलेंजेस आते हैं रूरल फाइनेंसिंग में, ठीक है, उसको कम करने के लिए ये जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट होगा, सितंबर 2022 में ये स्टार्ट होगा, ठीक है, इसी मंथ, राइट। जिसमें कि जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के और तमिलनाडु के उनमें ये स्टार्ट होगा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो पार्टनर बैंक है वो कौन सा है, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे जो पार्टनर बैंक है आरबीआई के लिए दैट इज फेडरल बैंक है, ठीक है। तो दे विल स्टार्ट दिस पायलट प्रोजेक्ट इन द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्विंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 फ्रॉम। अभी रिसेंटली आपने भी सुना होगा न्यूज में कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो क्या करें, दे आर ऑब्जर्विंग 5th जो 5वीं राष्ट्रीय पोषण माह है, ठीक है, 2022 का वो ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो वो कौन सा है, किस से किस डेट तक है, 1 सितंबर से 30 सितंबर तक, 15 सितंबर टू 14 अक्टूबर, 15 अगस्त टू 14 सितंबर, या 1 जुलाई टू 31 जुलाई तक। इसका राइट आंसर है आपका ए। जो राष्ट्रीय पोषण माह है 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 वो ऑब्जर्व किया जा रहा है अभी कब से कब तक, 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2022 तक, राइट। आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है दे आर सेलिब्रेटिंग द 5th राष्ट्रीय पोषण माह 2022 कब से कब तक, फ्रॉम 1 to 30 सितंबर 2022 तक, एज पार्ट ऑफ पोषण अभियान, जो कि एक पोषण अभियान है हमारा, उसके अंडर जो आपका राष्ट्रीय पोषण माह है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है पोषण माह के अंडर। और ये जो सेंट्रल थीम है पोषण माह 2022 का, तो अगर ये भी पूछ सकता है आपको, एक तो पोषण माह जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 2022 में, ये कब से कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जा रहा है, कब से कब तक, और किसके अंडर है, पोषण अभियान के अंडर है। और जो थीम है पोषण माह 2022 का, जो पोषण माह 2022 है जो कि सितंबर मंथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका जो मेन थीम है वो क्या है, महिला और स्वास्थ्य, ठीक है, महिला और स्वास्थ्य और
बच्चा और शिक्षा। ठीक है, तो इसमें दो मेन थीम है, महिला और स्वास्थ्य एंड बच्चा और शिक्षा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो की ऑब्जेक्टिव है पोषण के, पोषण यानी कि इसको अगर हम एक्सपेंड करें पोषण को, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, राइट। तो ये जो पोषण अभियान है, इसका जो मेन एम है, इट इज टू काउंटर द माल न्यूट्रिशन इन ए मिशन मोड, राइट। तो जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है हमारे देश में, उसको कम्बैट करना ही ये जो पोषण अभियान है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, राइट। इसके लिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया मिशन पोषण 2.0, ठीक है, एज ए सपोर्ट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन द न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम्स दैट नर्चर हेल्थ वेलनेस एंड इम्यूनिटी टू डिजीज एंड न्यूट्रिशन, राइट। और इसके संदर्भ में अगर हम एक पोषण माह हो गया एक, तो जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 में ऑब्जर्व किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, राइट। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक, इसके अंदर एक नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी है, तो वो कब ऑब्जर्व किया गया? जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है ऑब्जर्व फ्रॉम 1 सितंबर टू 7 सितंबर, ठीक है। तो जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक, राइट। नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये जो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है एक एनुअल कैंपेन है जो कि ऑर्गेनाइज की जाती है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के द्वारा, जो कि विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ओके, नेक्स्ट इज CHATA यानी कि छठा स्कीम दैट एम्स टू रीइन्विगोरेट ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्रूव वाटर टेबल हैज बीन सेट टू लॉन्च बाय, अभी कौन सी स्टेट है जो कि लॉन्च करने जा रही है छठा स्कीम टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज या वाटर टेबल को इंप्रूव करने के लिए? इसका राइट आंसर है आपका बी, ओडिशा। आप देख सकते हैं कि जो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट है दैट इज सेट टू लॉन्च द छठा स्कीम, छठा यानी कि कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफर, राइट। तो ये जो स्कीम है, ठीक है, एक तो ये आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, छठा स्कीम की फुल फॉर्म क्या है? सी से यानी कि कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्वाफर, राइट। तो ये जो स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, दैट एम्स टू, ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उसको रिचार्ज किया जाए, जो वाटर टेबल है उसको इम्प्रूव किया जाए। फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ से ये स्कीम लॉन्च की जाएगी, राइट। एंड ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेट स्कीम है ओडिशा गवर्नमेंट की छठा स्कीम, ठीक है, तो इट विल वर्क टुवर्ड्स कंजर्विंग रेन वाटर को कंजर्व करना इसका एक एम है। दूसरा, जो वाटर क्वालिटी है अर्बन लोकल बॉडीज में उसको इम्प्रूव करना, या जो वाटर स्केस ब्लॉक्स हैं वहां पे, राइट। तो एज पर द फिजिबिलिटी बेस्ड ऑन द ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट कंडक्टेड इन 2022, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाए जाएंगे, दैट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रूफ्स ऑफ 29,500 प्राइवेट बिल्डिंग्स, राइट। तो जो एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे लगभग 29,000 जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं उनकी रूफ के ऊपर, राइट। एंड लगभग 1925 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है इसमें, ठीक है, जो कि कंजर्व करेंगी जो वाटर है फॉर कंजर्विंग द 52 वाटर स्ट्रेस ब्लॉक्स एंड 27 अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। तो इसके लिए जो अमाउंट सैंक्शन किया गया है, तो आप देख सकते हैं एन एस्टिमेटेड 373.52 करोड़ लीटर ऑफ वाटर दैट विल बी हार्वेस्टेड। तो 5 साल के लिए स्कीम इसको शुरू में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो 5 साल में लगभग ये जो पीरियड है 373.52 करोड़ लीटर ऑफ वाटर जो है वो हार्वेस्ट किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा अंडर ए पीरियड ऑफ 5 years 2022 से लेकर 2027 तक, ठीक है। और ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी विद एन आउटले ऑफ 270 करोड़ रुपीस, राइट। तो इस स्कीम के अंडर जो छठा स्कीम है कितने अमाउंट सैंक्शन किए गए? 270 करोड़ रुपीस, राइट। और ये लॉन्च की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राइट। ओके, नेक्स्ट इज which country hosted the World Dairy Summit 2022 by International Dairy Federation? अभी रिसेंटली जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, राइट, इन्होंने जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कंडक्ट किया, तो कौन सी कंट्री ने जो वर्ल्ड डेयरी समिट है 2022 उसको होस्ट किया, राइट। इसका राइट आंसर है आपका ए, इंडिया ने, राइट। आप देखते हैं रिसेंटली इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एट द इंडियन एक्सपो सेंटर
एंड द मार्ट इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, राइट। तो जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कौन सी कंट्री ने होस्ट किया? इंडिया ने। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। और कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, राइट। कब ऑर्गेनाइज किया गया था? जो कॉन्फ्रेंस है डेट वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 12 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2022 तक, राइट। और जो वर्ल्ड डेयरी समिट हुआ 2022 का, इसका जो मेन थीम था वो क्या था? डेयरी फॉर द न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, राइट। तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इसका आपको थीम भी पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड डेयरी समिट है 2022, थीम है डेयरी फॉर द न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। तो आज की जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो जीके टुडे में जो हम आज के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम आपको बताएंगे। एक तो ये कि जो इंडियाज रिचेस्ट मैन एज पर द फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022, जो फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट है 2022 वो अभी रिलीज की गई। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है वो कौन है, ठीक है। तो जो फॉर्च्यून इंडिया रिच 20 लिस्ट जो है 2022 है, उसके अकॉर्डिंग जो रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के वो कौन है? अडानी ग्रुप्स के जो चेयरमैन है गौतम अडानी जी, ही इज द इंडियाज रिचेस्ट मैन। उसके बाद आता है मुकेश अंबानी जी, एंड देन शपूर मिस्त्री एंड साइप्रस मिस्त्री फैमिली एट द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन, राइट। नेक्स्ट है द सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी इज सेट टू बी appointed the 14th Attorney General of India again after KK Venugopal vacates the post। तो जो अभी रिसेंटली जो 14th Attorney General of India AGI किसको अपॉइंट किया गया है? श्री मुकुल रोहतगी को, राइट। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th Attorney General of India, ठीक है। ये उनकी सेकंड टर्म होगी, राइट। तो इनकी जो फर्स्ट टर्म थी वो कब से कब थी? वो थी इनकी 2014 से लेके जून 2017 तक की इनकी फर्स्ट टर्म थी। तभी इनको सेकंड टाइम जो है अपॉइंट किया गया है, और ये अपना जो टेन्योर स्टार्ट करेंगे, जो सेकंड टर्म अपनी स्टार्ट करेंगे कब से? फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2022 से अपनी सेकंड टर्म स्टार्ट करेंगे, राइट। तो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट। तो किसको अपॉइंट किया गया? श्री मुकुल रोहतगी को, जो कि एक सीनियर एडवोकेट है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंसियर ब्रेनरी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय हिंद।